नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जो आज हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है संधि। और आज हम संधि जानेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले जान लेते हैं कि संधि क्या है। संधि क्या है? संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे मैं पहले वीडियो समास पर बना चुकी हूँ, आप उसमें देखेंगे कि समास में क्या है, दो शब्दों का परस्पर मेल है, और संधि में क्या है, दो वर्णों का परस्पर मेल है। एग्ज़ाम में कई बार हम यही गलती कर जाते हैं, वर्ण और शब्द में कंफ्यूज होकर हम गलत कर देते हैं। तो हम लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जहाँ भी आए दो वर्णों का परस्पर मेल भाग बन करके हम लोग को संधि लगा देना है, और जो दो शब्द का परस्पर मेल है उस पर समास लगा देना है। अब हम लोग को देखना है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहले भी जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि संधि 3 प्रकार के हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इन तीनों संधि के बारे में हम एक एक करके अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए पहला क्या है। पहला है स्वर संधि। तो पहले देखते हैं कि स्वर संधि कहते किसे हैं। जब स्वर का मेल स्वर से हो और वहाँ कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो। अब यहाँ क्या है, देखने वाली बात है कि यहाँ जब स्वर का मेल स्वर से हो और वहाँ कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है, स्वर्ग संधि होता है। दूसरा क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, आ ई उ री। गुण संधि, ओ ए अर। वृद्धि संधि में क्या है, औ और ए। वो ये औ की मात्रा है और ये ए की मात्रा है। गुण संधि में ओ ए अर, ये ओ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये अर की मात्रा है। उसके बाद हम बात करेंगे यड़ संधि। यड़ संधि की। यड़ संधि कैसे पहचान की जाएगी? यड़ संधि की वहाँ य र ल व इनके पहले आधा व्यंजन आएगा, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ यड़ संधि रहेगा। उसके बाद क्या है, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की पहचान कैसे होगी? उसमें अय, आय, औ और आव होगा। आगे हम इसमें पहला है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री का मेल समान स्वर या सजातीय स्वर से हो तो वहाँ क्या होता है, वहाँ दीर्घ संधि होता है। अब जैसे कि अ आ प्लस आ, अ और आ मिलने से क्या हो जाता है, आ हो जाता है। से स्वर प्लस अर्थी, स्वार्थी। ई ई ई या ई प्लस ई, जैसे वेद प्लस अंत, वेदांत। से उ या उ इक्वल टू उ। से री या री प्लस री हो जाता है। उसके बाद है गुण संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ आ का मेल ई से हो तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। क्या है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ आ का मेल ई से हो तो दोनों को मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे यदि उ से मेल हो तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता। यदि री हो तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। री से हो तो अल, जैसे विवाह इतर इक्वल टू विवाहेतर। उसके बाद है वृद्धि संधि। देखते हैं कि वृद्धि संधि की पहचान क्या है। जब ह्रस्व दीर्घ आ का मेल आ का मेल ए या
ए से हो तो ए हो जाता है। यदि ओ औ हो तो मिलाकर औ हो जाता है। उसके बाद है यड़ संधि। आप जब भी कुछ पढ़ने बैठे तो अपने साथ एक पेन कॉपी ज़रूर लेकर बैठें, और जो भी टीचर, शिक्षक, मैं ही नहीं, जो भी शिक्षक अगर आपको कुछ पढ़ाता है तो आप उसको नोट डाउन करते रहें। अब बात करते हैं हम लोग यड़ संधि की। यड़ संधि की पहचान क्या है? यदि ह्रस्व दीर्घ ई उ री के बाद असमान स्वर आए, यानी कि उसके समान स्वर ना आए, तो इनका क्रमशः य र ल, य व र ल हो जाता है, और बाद में आए हुए स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। जैसे ई या ई, उ या उ, री प्लस असमान स्वर, तो ई और ई का य हो जाता है, उ और उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, री का ल हो जाता है। जैसे अधि प्लस अक्ष। अब यहाँ क्या है? ई और अ, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया है? अध्यक्ष। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। उसके बाद हम बात करते हैं अयादी स्वर संधि की। जब ए, ओ और ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः इनका अ, आए, औ, आओ हो जाता है। इनमें मात्रा जुड़ जाती है। जैसे ए प्लस अ, से प्लस अन, सयन, चे प्लस अयन, तो इसमें क्या है? ए और अ है। अब जैसे यहाँ चे प्लस अन, तो क्या है? चयन। अब यहाँ क्या है? ए प्लस, यहाँ ए प्लस अ है, और यहाँ भी ए प्लस अन है, तो यहाँ चयन हो गया है, यहाँ सयन हो गया है। ये है अयादी संधि की पहचान। अभी तक हम स्वर संधि की बात कर रहे थे, स्वर संधि के बारे में जान रहे थे। अब दूसरा है व्यंजन संधि। अब जान लेते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि, जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो और कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ व्यंजन संधि होता है। अब यहाँ देखने वाली बात है, स्वर संधि में क्या है? स्वर का स्वर से मेल होता है। व्यंजन संधि में क्या है? जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो, यानी दोनों, तो कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो, तो उसमें क्या होना चाहिए? कोई परिवर्तन या विकार क्या होना चाहिए? उत्पन्न होना चाहिए। तो इसका पहली पहचान, वर्ग का प्रथम वर्ण या तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब व्यंजन संधि में देखिए पहला क्या है? पहली पहचान इसकी क्या है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे क हो गया तो क का पहला क, और तीसरा वर्ण तो क ख ग, यानी ग हुआ। जब वर्ण के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी स्वर से हो या किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो, या य, र, ल व ह से हो, तो पहले वाला वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ देखिए क्या बात आई है सामने कि जब वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी स्वर से हो, ठीक, किसी भी स्वर से हो, प्रथम वर्ण का मेल किसी भी स्वर से हो या किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो, या य, र, ल व ह से हो, तो पहले वाला वर्ण, जो पहला वर्ण होता है, वो अपने वर्ग के किस वाले में बदल जाता है? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क, च, ट, त, प प्लस स्वर, या तीसरा या चौथा। यहाँ जैसे देखेंगे क किस में परिवर्तित हो गया है? ग में। च किस में परिवर्तित हो गया है? च में। ट, ठ, त, द, प,
ब में परिवर्तित हो गया है। वैसे यहाँ जैसे देखेंगे वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस सघोष पंचाक्षर को छोड़कर अपने वर्ग का तीसरा में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे यहाँ क्या है, पहला एक उदाहरण देख लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, तो इसमें क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद क्या आया है, स्वर आया है। तो ये किस में परिवर्तित हो गया, अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो गया है। अब यहाँ क्या है, जगत प्लस अम्बा, तो यहाँ तो क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है और प्रथम व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद क्या यहाँ आया है, स्वर आया है। तो ये तो किस में परिवर्तित हो गया है, दो में, जैसे जगदम्बा। आप उदाहरण एक दो कर लेंगे, उससे आपको खुद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे क ग में बदल गया, तो द में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या है, ये व्यंजन संधि की पहचान है। जो आगे टॉप है वो क्या है, वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जब वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से हो तो पहले वाला वर्ण अपने वर्ग के वर्ग का पांचवा हो जाता है। अब जैसे पहले वाले में क्या था, उसमें तीसरा हो जाता था। अब इसमें क्या है, जब वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से हो तो पहले वाला किस में परिवर्तित हो जाता है, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जगतनाथ, तो क्या है, जगन्नाथ। ये सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब जैसे तो किस में परिवर्तित हो गया है, पांचवें में परिवर्तित हो गया, जगन्नाथ। अब तीसरा उसकी पहचान क्या है, व्यंजन संधि की तीसरी पहचान है छ संबंधित नियम जो है। अब वो क्या है, जब छ से पहले कोई स्वर आए तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। छ से पहले कोई स्वर है। अब पहले हम लोग उदाहरण देखेंगे जिससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएंगी। जैसे स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। अब छ के पहले यहाँ क्या हो जाएगा, छ के पहले यहाँ च जोड़ दिया गया, जैसे स्व प्लस छंद। परिच्छेद, तो यहाँ क्या, परि च छेद, यहाँ क्या, इन दोनों के बीच में क्या जोड़ दिया गया है, च जोड़ दिया गया है। अब यहाँ क्या है, अनु प्लस छेद, तो ये क्या है, अनुच्छेद हो गया है। विच्छेद, तो वि के बाद व्यंजन संधि का चौथा नियम देखिए। ये जो भी नियम है, आप अगर एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको इसके पहचान में कोई नहीं दिक्कत होगी, कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि। आगे विसर्ग संधि के बारे में भी हम बातें करेंगे। इसका चौथा नियम है ससंबंधी नियम। यदि स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए तो वहाँ क्या होगा, स का श हो जाएगा, श का स हो जाएगा। जैसे सु प्लस समा, तो यहाँ क्या है कि स से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर आए तो यहाँ स के पहले क्या आया है, उ आया है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, श हो जाएगा, यानी सुषमा, सुस्मिता। अब यहाँ भी क्या आया है, उ आया है स के पहले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुस्मिता। और इसका पांचवा नियम क्या है, न संबंधी नियम। न संबंधी नियम, यदि शब्द में वही कहीं भी री, र या श के बाद न आए तो न का ड़ हो जाता है। जैसे प्र प्लस नाथ, प्र प्लस नाम, तो न के पहले क्या आया है, र आया है। जैसे प्र प्लस नाम, प्रणाम। जैसे प्र प्लस मान, प्रमाण। जैसे राम प्लस अयन, रामायण। अब व्यंजन संधि का तीसरा नियम जो है वो है त संबंधी नियम। त प्लस च या छ,
त प्लस ज या झ। अब त व्यंजन के बाद च या छ आए तो उसका क्या हो जाएगा, च हो जाए। ज और झ के बाद ज हो जाएगा। ट का ट्र हो जाता है, ड का ड हो जाता है, ल का ल हो जाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सत प्लस चरित्र तो सच्चरित्र। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। सत प्लस टिका तो सट्टिका। उत प्लस अयन उदयन। सत प्लस लेख उल्लेख। अब है त प्लस स का च, त का च और श का छ हो जाना। त का द हो जाता है और ह का ह हो जाता है। जैसे सत प्लस शास्त्र सत छात्र। उत्प्रस्थिष्ट उच्छिष्ट। अब क्या है, म संबंधी नियम। म प्लस अंतस्थ और या उष्म व्यंजन और अनुस्वार इक्वल टू अनुस्वार। जैसे कि संस्मरण तो सम प्लस स्मरण। संरक्षण तो संरक्षण। समलग्न तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, समलग्न। उसके बाद क्या है, आठवां सम प्लस कृत या कृति या कार या करण धातु। उसके बाद अनुस्वार तो सम प्लस कृत का संस्कृत, समकृति का संस्कृति, समकार का संस्कार। ये आपका व्यंजन संधि पूरा हो गया। व्यंजन संधि में इससे अधिक कहीं भी कुछ नहीं आता है। आप इतना याद कर लेंगे, इतनी तैयारी कर लेंगे अच्छे से, तो आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि कौन सा व्यंजन संधि है, कौन सा स्वर संधि है। अब हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है, जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो और वहाँ कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ विसर्ग संधि होता है। क्या है, जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो और वहाँ कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ विसर्ग संधि होता है। जैसे विसर्ग का ओ हो जाना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी भी वर्ण का वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। अ और विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, इसे अह प्लस कोई स्वर तीसरा चौथा, तीसरा या चौथा या पांचवा या य र ल व इक्वल टू ओ बराबर ओ। जैसे मन प्लस रथ, जैसे मन प्लस रथ का क्या हो जाएगा, मनोरथ। मन प्लस हर मनोहर। अधोगति अधः गति, यशोदा यशदा। यहाँ क्या है, विसर्ग का र होना। यदि किसी वर्ग से पहले कोई अ आ से भिन्न कोई स्वर आए, बाद में भी कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह से कोई एक वर्ण हो, तो वहाँ क्या होता है, विसर्ग का र हो जाता है। जैसे कि दुर्बल दुर्बल, आशीर्वाद आशीर्वाद, दुर्गुण दुर्गुण, दुर्जन दुर्जन, आयुर्वेद आयुर्वेद, बहिर्मुखी बहिर्मुखी, निरामिष निआमिष। अब है विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर आए तो बाद में क्या हो जाता है, र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और विसर्ग के पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि नि प्लस रोग, नि रोग का क्या हो जाएगा, निरोग।
नी प्लस रस, नीरस का क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। नी प्लस रव, इसका क्या हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। विसर्ग का चौथा नियम क्या है, विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का श हो जाना। यदि विसर्ग के बाद च छ स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दुह प्लस चरित, दुष्चरित। निस प्लस चल, निश्चल। मनः चिकित्सा, मनः मनश्चिकित्सा, विसर्ग का श हो जाना। यदि विसर्ग के बाद ट ठ क ख प फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अब जैसे उदाहरण से समझ लेंगे, धनुष, टंकार। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म, विसर्ग का स हो जाना। जैसे कि यदि विसर्ग के बाद त च हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि नि प्लस तेज, निस्तेज। नमः प्लस ते, नमस्ते। मरु प्लस स्थल, मरुस्थल। ये हो गया विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि के इतने नियम हैं, अगर आप इसको जान लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ भी अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लीजिए, सीटेट का दे लीजिए, नेट का दे लीजिए, केवीएस का दे लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। मैं कई सारे क्लासेस देखकर बुक से उसके बाद मैं ये खुद का नोट्स बनाई हूँ और आज मैं आपके सामने इसको आपसे बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और कमेंट करके बताएं आपको इस संधि की ट्रिक कैसी लगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।